नाउ चलो अब देखो, di अपॉन dt एक्चुअली है क्या? दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, इस लाइन का स्लोप है, ठीक है, di अपॉन dt दैट इज द स्लोप, स्लोप क्या होगा? tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो di अपॉन dt को क्या लिख सकते हो? ये tan थीटा क्या होगा? दैट इज p बाई b, यही ना? कहने का मतलब क्या हो गया? आई आर एम बाई क्या? टी ए, ठीक है, आई आर एम बाई टी ए। तो यहाँ से आई आर एम को तुम क्या लिख सकते हो? दैट इज टी ए इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये लिख सकते हो। आई आर एम इज इक्वल टू IRM is equal to TA upon TA into DI upon DT, लिख सकते हो। चलो, मैंने कहा जो इस वाले पार्ट में चार्ज स्टोर्ड है उसे हम Q मान लिए, ठीक है। Q होगा क्या? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इसे हम ट्रायंगल की तरह एज्यूम करते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट कितना है? IRM, ठीक है, और बेस कितना है इसका? दैट इज TRR, ये क्या है? TRR है। तो लिख सकते हो दैट इज द चार्ज स्टोर्ड शुड बी इक्वल टू क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। QR बाई ठीक है। हम TRR वेरी स्मॉल वैल्यू, ये एक्चुअली होता क्या है? इन अ माइक्रो सेकेंड, ये क्या होगा? माइक्रो सेकेंड में होगा, ठीक है। मैंने बताया था डायोड का टर्न ऑन एंड टर्न ऑन टाइप क्या होगा? माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड, ठीक है, दिस वन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि टी आर आर शुड बी इक्वल टू टी ए, ठीक। डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया तो करंट स्टॉप हो गया, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। जब एज्यूम किए तो आई आर एम इक्वल टू क्या था? टी ए इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो हम वहां पे क्या पुट कर सकते हैं? टी आर आर पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्यू आर मेरा क्या था? दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाले इक्वेशन से, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू आई आर एम इंटू टी आर आर। टी आर आर की जगह पे हम ये वाला चीज पुट कर देते हैं, ठीक है। जब ये वाला चीज पुट कर दिए तो तुम्हें ये रिलेशन मिलेगा, दैट इज क्यू आर इक्वल टू हाफ डी आई अपॉन डी टी इंटू टी आर आर का होल स्क्वायर, ये रिलेशन मिलेगा। पुट करना तो वो रिलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई किए, ठीक है। इस टू को इस साइड ले गए तो दैट इज टू क्यू आर, इस टी आर आर को इधर ले आओ, एक टी आर और एक टी आर आर इधर रहने दो, ठीक है। टी आर आर इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये इस साइड रहने दो इस तरीके से। यहाँ से डी आई अपॉन डी टी निकाल लो, जब डी आई अपॉन डी टी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? टू क्यू आर अपॉन टी आर आर का होल स्क्वायर, ठीक। और अगर टी आर आर निकालोगे तो टी आर आर क्या हो जाएगा? दैट इज टू क्यू आर अपॉन डी आई अपॉन डी टी का रूट ओवर, ठीक है। टी आर आर स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाओ और ये डी आई अपॉन डी टी यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो टी आर आर क्या हो जाएगा? दैट इज टू क्यू आर अपॉन डी आई अपॉन डी टी का रूट ओवर, ये चीज। तो यहाँ से मुझे रिवर्स रिकवरी टाइम का एक रिलेशन मिल गया। रिवर्स
यही चीज 2 की di/dt। अब देखो ये चीज हम निकालने क्यों है एक्चुअली, ठीक। मैंने क्या कहा कि अगर हम डायोड को स्विच की तरह ऑन यूज करें तो मुझे उसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ दोनों पता होना चाहिए। तो टर्न ऑफ पता होने के लिए मुझे क्या चीज पता होना चाहिए, ये वाला, ये TRR पता होना चाहिए, ठीक है, TRR। तो TRR मैथमेटिकल रिलेशन निकाल ली है कि वो ये रिलेशन हो। इस रिलेशन में तुम्हें चार्ज पता होना चाहिए और रेट ऑफ करंट पता होना चाहिए। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो तुम्हें पता होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को तुम्हें यहाँ से पता होगा, ठीक। वो जब भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो चेंज इन करंट हो रहा है वो तुम्हें पता होगा, वहां से तुम रिवर्स रिकवरी टाइम निकाल लोगे। ये चीज, अगर ये दोनों चीज तुम्हें पता है तो रिवर्स रिकवरी टाइम पता कर लोगे। जब रिवर्स रिकवरी टाइम पता कर लोगे तो तुम इसके टर्न ऑफ प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हो, टर्न ऑफ प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हो। इसी तरीके से हम रिवर्स रिकवरी करंट भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द IRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। अब देखो मैंने क्या कहा, ये क्या है, चार्ज, ठीक है, कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस के करस्पॉन्डिंग चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो ये वाला रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। इस रिलेशन में देखो, अगर QR तुम्हारा ज्यादा हुआ तो रिवर्स रिकवरी टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन अगर चार्ज स्टोरेज कम है तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होगा, तुम्हारा कम होगा। दिस वन। दूसरा एक और रिलेशन यहाँ से दिख रहा है, रिवर्स रिकवरी टाइम। अगर तुम्हारा चार्ज ज्यादा है तो जो पीक इनवर्स करंट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब अगर तुम्हारा चार्ज स्टोरेज ज्यादा है तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब जो IRM ये था, IRM क्या हो गया, ये हो गया। मतलब पीक रिवर्स करंट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। पीक रिवर्स करंट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा अगर चार्ज ज्यादा होगा तो। दिस वन, यहां से हमें ये दो रिलेशन मिलता है, ठीक है, ये चीज। अब इस रिलेशन को ही यूज करके हम क्या करें कि डायोड के फास्टली ऑपरेट को पता कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, अगर लेस देन 1 है तो फास्ट रिकवरी डायोड इन्वर्टर्स में यूज होता है, SMPS में भी यूज करते हैं। S=1 टेंड्स टू बी 1 सॉफ्ट रिकवरी होता है, जिसे हम यूज करते हैं रेक्टिफायर सर्किट में। तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, अगर S लेस देन 1 हुआ, ठीक है, तो डायोड कैसा होता है, फास्टली ऑपरेट, और उसे यूज कहाँ करते हैं, SMPS में और इन्वर्टर में। इसे हम स्नैपी रिकवरी डायोड भी कहते हैं, स्नैपी रिकवरी डायोड। अगर S=1 हुआ तो इसे कहते हैं सॉफ्ट रिकवरी डायोड, ठीक है, सॉफ्ट रिकवरी डायोड। चलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर हाँ सर, जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो फॉरवर्ड बाइस में यूज करेंगे, और सर जब करंट 0 हो जा रहा है इसका मतलब हम लोग वहां से वोल्टेज को मतलब करंट सप्लाई, तो करंट 0 होने का क्या मतलब वहां पे, जैसे कि एक बार अगर डायोड ऑन हो गया तो ये नहीं हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग एक बार ऑन करेंगे स्विच को, ये देखो, और डायोड कंटिन्यू, डायोड से AC पास किए, डायोड से तुमने जब ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया तो डायोड क्या हो रहा है, हम यहाँ पे बहुत सा चीज नेगलेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि इस इंस्टेंट के लिए ऑन हो गया और इस इंस्टेंट के लिए क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ऑफ हो रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, फॉरवर्ड वायर से कहाँ जा रहा है, रिवर्स रिवर्स वायर से जा रहा है। हाँ, यस वो सर, भी क्या ऑटोमेटिकली, ठीक है, फॉरवर्ड वायर से रिवर्स वायर में जा रहा है ऑटोमेटिकली। अगर ये इस इंस्टेंट पे बंद नहीं होगा तो होगा क्या, लिटिल बिट इस तरीके से देगा,
यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक, एक्चुअली मुझे चाहिए क्या था, डीसी, यही चीज ना। ऑल्टरनेटिंग से मुझे क्या चाहिए, डायरेक्ट चाहिए। तो ये क्या निगेटिव वाला पार्ट आ जा रहा है, ये क्या करेगा, स्पाइक्स क्रिएट कर दिया। ठीक, तो जब तुम अगर केवल अगर ये नीचे वाला पार्ट नहीं रहता, अगर इसका एवरेज लेते तो मान लो 10 वोल्ट मान लेते हैं, ये इसका एवरेज होता है। लेकिन ये जो स्पाइक प्रेजेंट है, अब इसका जो एवरेज हो जाएगा इट विल बी द 9 वोल्ट 8 वोल्ट ये हो जाएगा। अब समझ में आया? तो यस सर, तो वही वो जो नेगेटिव साइड में क्रिएट हो जा रहा है उसी को स्टडी हम लोग कर रहे हैं, रिवर्स रिकवरी। हाँ, उसी चीज को स्टडी कर रहे हैं। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम ज्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, और घटते जाएगा ना। यस सर। तो लॉसेस हुए, एवरेज। यस सर, लॉसेस ये क्रिएट लॉस कर हो रहा है कहाँ रहा रिवर्स है, ये तो रिकवरी स्विच टाइम। में लॉस हो रहा है। हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर स्विच को इसलिए यूज कर रहे हैं ना कि फास्टली ऑपरेट हो, कुछ इसमें लॉसेस कम हो, इफिशिएंसी ज्यादा हो, ये सारी चीजें। ठीक, यस सर, समझ में आ गया। अब बताओ चीज समझ में आया या नहीं? सारे लोग म्यूट है। सोनी? हाँ सर, समझ में आया थोड़ा बहुत। कुछ समझ में आया? आज कौन कौन नए लोग हैं? आनंद, मिली, आनंद समझ में आया? यस सर। दीपा? यस सर, समझ में आ गया। आज आपका फर्स्ट क्लास है दीपा ना? हाँ। ओके, इससे पहले का जो 2 लेक्चर्स जो 3 लेक्चर्स लिया हूँ, ठीक है, वो आप उसका नोट्स प्रोवाइड किया हुआ हूँ, देख लेना। बुक का भी मैं सॉफ्ट कॉपी दे दिया हूँ, जो नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछ लेना। पल्लवी समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। तो ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि समझने में आसान नहीं होगा। और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, अगर फर्दर तुम इंजीनियरिंग करते हो तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सब्जेक्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कोर सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में अगर तुम जानोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे यूज करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का मेथड क्या है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं पढ़ते। अगर तुम पढ़ते हो तुम इलेक्ट्रॉनिक स्विच को अप्लाई कर सकते हो और तब जाके तुम चाहो स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, तुम्हें पता होता है कि जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन में क्या प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तभी तुम इलेक्ट्रॉनिक स्विच को वहां अप्लाई कर सकते हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले पावर सिस्टम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो इस चीज के बारे में नहीं बता सकते हैं। डाटो, हाँ, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ये ब्रांच क्यों होता है? ठीक है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए वो लोग भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पढ़ते हैं। ये और एप्लीकेशन तो जानते ही हो इसका, डिफरेंट फील्ड। ना, जो अगला है वो है तुम्हारा
जो अगला है वो है तुम्हारा पावर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट जो सेमीकंडक्टर स्विच है। जो अगला जो पावर सेमीकंडक्टर स्विच है वो है तुम्हारा पावर ट्रांजिस्टर। जो अभी तक जो ट्रांजिस्टर जो तुम पढ़े होगे वो जो ट्रांजिस्टर है था वो ट्रांजिस्टर था तुम्हारा सिग्नल ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो अभी तक जो तुम पढ़े थे वो सिग्नल ट्रांजिस्टर था। पावर ट्रांजिस्टर दैट मीन्स कि हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए कैपेबल हो। रेटिंग मैंने बताया था पावर ट्रांजिस्टर का रेटिंग कितना होता है, इट विल अराउंड ऑफ द 4 किलो वोल्ट। और जो करंट रेटिंग था वो कितना था, के लिए, ठीक है, मतलब 3000 एम्पियर तक के लिए कैपेबल होगा। तो अगेन इसे कैपेबल बनाने के लिए होगा क्या, फिर उसी से तरीके से ड्रिफ्ट रीजन। तो ड्रिफ्ट रीजन सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन पे ही जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में वही होता है, ठीक है। इसमें हम इस तरीके से लिखते हैं सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, या तो ये होगा या तो पीएनपी। इसीलिए ये दो टाइप्स का होता है ट्रांजिस्टर बीजेटी। दैट इज ट्रांजिस्टर का जो पावर ट्रांजिस्टर के फैमिली में जो सबसे पहला मेंबर है वो है तुम्हारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक, और जो अदर्स मेंबर्स हैं वो तुम्हारे मॉसफेट हो गए, आईजीबीटी हो गए, सिट हो गए, स्टैटिक इंडक्शन स्टैटिक इंसुलेटेड ट्रांजिस्टर, जो अदर्स मेंबर्स हो गए इसके। तो सबसे पहला जो मेंबर्स है वो तुम्हारा बीजेटी। बीजेटी होता है क्या, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को मेटलर्जिकली कॉन्टैक्ट में लाया गया किसके, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के। और अगेन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो अगेन मेटलर्जिकली कॉन्टैक्ट में लाया गया पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के साथ। उसी तरीके से दूसरा ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मेटलर्जिकली कॉन्टैक्ट में लाया गया पी टाइप सेमीकंडक्टर से, और साथ ही साथ फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर को मेटलर्जिकली कॉन्टैक्ट में लाया गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इससे सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर देखो, दो पी लेयर्स के बीच में एक एन लेयर, दो एन लेयर्स के बीच में एक पी लेयर। तो यहाँ से तुम्हारा दो टाइप्स आया, दैट इज एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, एनपीएन और पीएनपी। इसका सिंबल्स तुम्हारा इस तरीके से होता है, सिंबल्स इस तरीके से होता है। एक्चुअल में जब कंस्ट्रक्शन इसका देखने जाओगे तो इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहाँ कहीं बना है, नहीं यहाँ पे कहीं नहीं बना है। हाँ, सबसे पहले हम लिए हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हाईली डोप्ड मतलब क्या हुआ, अगेन जो कंसंट्रेशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, इट विल द अराउंड ऑफ द 10 to 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 to 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। ला, इसके ऊपर अब हम क्या किए, अगेन वही केमिकल प्रोसेस किए, एलाइन किए। ठीक है, ये सारा चीज जब केमिकल प्रोसेस किए तो ये क्या होगा,
जो इसके अपर वाले लेयर्स है उस लेयर्स में से जो हैवली डोप था, कुछ चार्ज कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड आउट हो जाएंगे। जब रिमूव्ड आउट हो गया तो यहाँ पे n माइनस लेयर्स क्रिएट हो गया। इसके जो अपर लेयर्स हैं वहां पे से एक्स्ट्रा जो चार्ज कैरियर्स थे वो रिमूव्ड आउट हो गए। जब रिमूव्ड आउट हो गए तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट के कितना आ गया, 10 टू पावर 13, ठीक है, 10 टू पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस वन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। तो ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है, डॉटेड डॉटेड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं इपिटैक्सियली ग्रोन अप। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इपिटैक्सियली ग्रोन अप, EPITAXICALLY, इपिटैक्सियली ग्रोन अप। नाउ अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, इस पे हम क्या किए, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को क्या किए, डिफ्यूज किए, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किए, ठीक, दैट इज मॉडरेटली डोप्ड, ठीक है, मॉडरेटली डोप्ड, दैट मींस इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 टू पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दिस वन इस तरीके से, ठीक, इस पे हम डोप्ड किए। उसके बाद अगेन हम क्या किए, इसके ऊपर, ठीक है, लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को क्या किए, डिफ्यूज किए, ठीक है, लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किए, दिस वन। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये लेयर नहीं है, ठीक है, ये लेयर नहीं है, ये डॉटेड डॉटेड इस तरीके से, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हुआ। तो टोटल इसमें लेयर कितने हो गए, 3 लेयर्स हो गए। जंक्शन कितने हो जाएंगे, एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये, दैट इज J2, ठीक। ये जो रीजन हुआ n माइनस वाला जो रीजन हुआ, इस रीजन का नाम हो गया ड्रिफ्ट रीजन, ठीक है, ड्रिफ्ट रीजन, ड्रिफ्ट रीजन। इस ड्रिफ्ट रीजन के कारण ही तुम्हारा क्या होगा, इट विल कैपेबल फॉर द हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, इट विल कैपेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। अदरवाइज जो सिग्नल ट्रांजिस्टर था, जो छोटा सा जो ट्रांजिस्टर है तुम लोग देखे होंगे, उसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 12 वोल्ट ही होती है, ठीक है, 12 वोल्ट। लेकिन इस तरीके से कंस्ट्रक्शन में हम चेंज करके इसका जो रेटिंग था उसे हम क्या कर लिए, इम्प्रूव कर लिए, दिस वन, ये चीज, ओके। देखो एग्जाम में तुम्हारा इसका शॉर्ट नोट्स आता है, ज्यादा डिटेल में आएगा नहीं, ठीक है, दिस वन। अब देखो पीएनपी और एनपीएन में हम जो ज्यादातर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एनपीएन, ठीक है, ज्यादातर जो यूज करते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। पीएनपी जो होता है रेयरली यूज होता है, एनपीएन ज्यादातर यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन है। इसका कोई रीजन बता सकता है क्यों? इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए और होल्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए और होल्स हो गए। तो जो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है एज कंपेयर टू होल्स, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ये क्या करेगा, फास्टली मूव कर सकता है। और एनपीएन में देखो ज्यादातर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स है, तो मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए हम ज्यादा यूज करते हैं एनपीएन, दिस वन, ज्यादातर यूज करते हैं एनपीएन एज कंपेयर टू द पीएनपी। नाउ अब इसे सर्किट में कनेक्ट कैसे करोगे, ये रहा 3 टर्मिनल स्विच है, अभी डायोड क्या था, 2 टर्मिनल स्विच था, ठीक है, डायोड क्या था, 2 टर्मिनल।
तो किसी भी सर्किट में कनेक्ट करना आसान है, दैट इज सोर्स और दैट विल बी द लोड। ठीक है, तुमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, हो गया। लेकिन जब 3 टर्मिनल स्विच है तो उसे तुम सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट करोगे। ठीक है, इस तरीके से एक टर्मिनल ये हुआ, एक टर्मिनल ये हुआ, एक टर्मिनल ये हुआ। ठीक, जो कलेक्टर और एमीटर है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेन वोल्टेज है, वो जो ये मेन वोल्टेज है वो अप्लाई करोगे। ठीक, लोड कहाँ पे कनेक्ट होगा? लोड तुम्हारा यहीं पे कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, लोड कनेक्ट कर दिया, बल्ब तुम्हारा यहीं पे कनेक्टेड है। ठीक, ये हो गया मेन सोर्स, दिस वन, इस तरीके से। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे कनेक्शन नहीं किए हुए हो, मतलब ये वाला पार्ट ओपन है, ठीक, जब तुम ये बीसीसी अप्लाई किए हो तो यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक तुम इससे बायस नहीं करोगे, बायसिंग नहीं करोगे, तब तक यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा। मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। ये बल्ब तभी जलेगा जब तुम यहाँ से भी करंट पास करोगे, तब जब तुम इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करोगे और बाइसिंग करोगे। तो बाइसिंग 3 टाइप से हो सकता है यहाँ पे, दैट इज सी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सीसी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और सीबी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये ज्यादातर कॉमन है। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो गेन होता है, ठीक है, करंट गेन, दैट इज बीटा और अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर तुम लोग पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो अल्फा बीटा तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक, ये जो गेन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए। ठीक है, बीटा गेन ज्यादा होता है, इसीलिए हम कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा ही यूज करते हैं। चलो अब देखते हैं। तो किसी जब कोई भी 3 टर्मिनल स्विच होंगे तो उसे कनेक्ट इसी तरीके से करोगे। ठीक, अब देखो, ये जो है तुम्हारा मेन सोर्स है। जैसे घर में ही मान लो यहाँ पे तुमको बल्ब जलाना है, ठीक है, तो तुमने क्या किया, ये VCC कनेक्ट कर दिया जो कि 220 वोल्ट होता है। ठीक है, दैट इज 220 वोल्ट तुमने अप्लाई कर दिया। अब ये जो वोल्टेज देख रहे हो, इसका रेंज होगा तुम्हारा 0 से लेकर 5 वोल्ट तक। ठीक है, 0 से लेकर 5 वोल्ट तक। ठीक, दिस वन, ये नहीं कि ये भी 220 हो। ठीक, ये भी 220 नहीं हो। जब अगर यहाँ पे भी 220 होने लगा तो पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस का फिर मतलब क्या हो गया? ठीक है, कंट्रोल स्विच का मतलब क्या हो गया? हमें 220 वोल्टेज चाहिए था, वो 440 यूज करने लगा, तो कोई मतलब हुआ? जहां एप्लीकेशन होगा उससे ज्यादा तो इसका डिमेरिट्स हो जाएंगे। क्यों? दैट वन, उससे ज्यादा डिमेरिट हो जाएगा क्योंकि सोर्स क्या होगा, ज्यादा लगने लगेगा। तो इसीलिए जो दूसरा वाला जो सिग्नल लेवल रहता है वो ज्यादातर 0.0 से लेकर 5 वोल्ट तक होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 और 2 वोल्ट तक ही होते हैं। मैक्सिमम होता है 5 वोल्ट, लेकिन 1 से 2 वोल्ट पे ये क्या होता है, वर्क करने लगता है। दिस वन, तो जब ये फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करोगे तब तुम्हारा क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। दिस वन, ये चीज। अब देखो, ये इसमें 3 टर्मिनल होता है, इसे कलेक्टर कहते हैं, इसे एमीटर कहते हैं, ये बेस कहते हैं। ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है मतलब जो एमीटर है वो कॉमन है, मतलब बीच में रहेगा, वो बेस से भी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और कलेक्टर से भी कनेक्टेड रहेगा। दैट इज कॉल्ड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अगर कॉमन कलेक्टर रहते हैं तो कलेक्टर जो है वो बेस से कनेक्ट होगा और एमीटर से कनेक्ट होगा। यहाँ देखो, कलेक्टर बेस से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, ये एमीटर से कनेक्टेड है। उसी तरीके से कॉमन बेस रहता तो ये जो बेस है, कॉमन बेस, वो कलेक्टर से भी कनेक्ट होता है और एमीटर से भी कनेक्ट होता है। यहाँ पे तो नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पे सिर्फ एमीटर कनेक्टेड है दोनों साइड से, तो इसे हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। चलो, हम सर्किट में कनेक्ट कर दिए इसको। जो VCC वोल्टेज है, जो एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसे VCC मान लिए। दैट वन इज द बेस, ये बेस वोल्टेज मान लेते हैं, ये बेस करंट मान लेते हैं, ये कलेक्टर
कलेक्टर करंट मान लेते हैं और ये एमीटर करंट मान लेते हैं। बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसे हम VB मान लिए, दैट इज बेस एमीटर वोल्टेज। कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसे हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एज्यूम कर लिए, और VCB वोल्टेज कलेक्टर और बेस के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम कलेक्टर VCB से एज्यूम कर लिए। ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं जहां से तो ये जो ब्लॉकिंग होगा, ठीक है, दिस वन। अब देखो ये कौन सा है, पी लेयर। ये कौन सा है, P और N। ठीक है, तो मतलब क्या, P को तुम किससे कनेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव से। ठीक है, N को तुमने किससे कनेक्ट किया है, नेगेटिव से, PN जंक्शन। तो जब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे IV कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये किसकी तरह होगा, सिंपल PN जंक्शन की तरह होगा। तो ये सिंपल कैसा, PN जंक्शन की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दिस विल द सिंपल PN जंक्शन की। इसी तुम ये जो लेयर है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ये भी, ये तुम्हारा BC2 है। ठीक, अगर BC इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा ये पार्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक, ये जितना BC होगा ब्लॉकिंग वोल्टेज उतना ज्यादा होगा, इसीलिए ब्लॉकिंग वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर और बढ़ाते हो तो BC, ब्लॉकिंग वोल्टेज क्या होगा, और बढ़ेगा। मतलब ये वाला वोल्टेज वाला पार्ट और बढ़ेगा। नाउ जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है दैट इज RI। जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है इट इज द रेशियो ऑफ डेल बी बाई IB, मतलब चेंज इन VB। Base emitter junction of the transistor is like diode. Okay. Another one, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है तुम्हारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो जहाँ पे आउटपुट कनेक्टेड है वहां पे आउटपुट कहाँ कनेक्टेड होता है, लोड के साथ। तो लोड के साथ क्या चीज कनेक्टेड है,
देखो तो BC कनेक्टेड है, BC कनेक्टेड है और IC कनेक्टेड है। तो जब तुम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे तो ये IC को फ्लो होना चाहिए, तो कलेक्टर करंट फ्लो, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IC और VC के बीच में ड्रॉ होगा।